हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी होते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब होता है जब देश के अंदर कोई संकट आता है तो केंद्र की सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, पूरे देश पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ प्रकार के उपबंध कर सकती है, जिसको हम लोग आपातकाल के अंतर्गत समझते हैं। आपातकाल में केंद्र सरकार जो यूनियन है वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जो राज्य की शक्तियां हैं उनको अधिग्रहित कर सकती है, उनके ऊपर कानून बना सकती है और जहां पर जो उपबंध जरूरी होते हैं वो कर सकती है। तो जो आपातकाल है वो हमारे संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 52, 352 से लेकर 360 तक दिए हुए हैं। ये इसको कई भागों में बांटा गया है और हम लोगों को पता होना चाहिए कि आपात उपबंध हमारे संविधान में जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आपात उपबंध तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। और अगला है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। सबसे पहले समझते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या है कि मान लीजिए कि हमारे देश का जब किसी अन्य देश के साथ युद्ध होता है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी देश ने हमारी सीमाओं पे हमला कर दिया, कब्जा कर रहा है, या कोई आर्म रिबेलियन हो गया, जनता ने आंदोलन कर दिया है जो कि सशस्त्र विद्रोह है, जनता ने हथियार उठा लिए हैं। इस प्रकार के किसी भी इन तीन कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। इसके पहले 44वां संविधान संशोधन है, उसमें एक शब्द जो कि सबसे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था उसको हटा करके उसकी जगह पे एक्सटर्नल एग्रेशन कर दिया है, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि क्यों नहीं था। सबसे पहला जो इमरजेंसी हमारे देश में लगी है वो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक रही, जो कि जो चाइना का वॉर था, चाइना ने हमारे देश पर हमला किया था, उसमें लगाई गई थी। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जब दूसरी इमरजेंसी लगी 3 दिसंबर 1971 को, हम लोग को मालूम है पाकिस्तान के साथ ये युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था इसी समय में। और उस समय भी मिसेस इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री हुआ करती थी और प्रेसिडेंट बीवी गिरी हुआ करते थे। दूसरी इमरजेंसी जारी थी, उसी समय तीसरी इमरजेंसी आती है जो कि पहली बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाई जाती है 25 जून 1975 को और जो कि चलती है 21 मार्च 1977 तक। तो इस समय भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, मगर प्रेसिडेंट उस समय फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे और ये आंतरिक कारणों की वजह से या कहा जाए तो राजनीतिक कारणों की वजह से लगाई गई एक इमरजेंसी थी, जिस वजह से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और आंतरिक डिस्टर्बेंस को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन को दे दिया जाता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते इस प्रकार से, मगर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के नाम पर लगा सकते हैं। जब इमरजेंसी की घोषणा होती है तो इमरजेंसी की जो घोषणा होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट के द्वारा हो जाएगा, मगर अभी इसको जारी रखने के लिए इसको हमें दोनों हाउस, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत के द्वारा इसको पारित करना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी के द्वारा इसको पारित करने की जरूरत होती है। अब अगर एक बार जो है इमरजेंसी लग गई तो उसके बाद वो इमरजेंसी 6 महीने तक जारी हो रह सकती है और अगर 6 महीने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि इमरजेंसी आपातकाल को भी जारी रखने की जरूरत होता है तो फिर से दोबारा से हमें इसी रेजोल्यूशन को उसी पद्धति से पास करने की जरूरत होती है। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी को समाप्त कैसे करते हैं? इमरजेंसी को जब समाप्त करना होता है तो 1/10 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के, वो लिखित में जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जाता है। ये लिखित में स्पीकर को देते हैं। अगर मान लीजिए सदन उस समय सत्र में चल रहा है तो लोकसभा स्पीकर को दे दिया जाएगा, अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो एक प्रेसिडेंट जो होंगे वो लोकसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाएंगे जो कि 14 दिन के अंदर अंदर विद इन 14 डेज होना चाहिए और फिर इसको जो है एक सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास करके इसको आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी होती है
तो पार्लियामेंट के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो राज्य के किसी भी हिस्से में या सभी जगहों पर अपने जो लॉज हैं उनको वो फ्रेम कर सके और उसको लागू कर सके जहां पर जितनी जरूरत हो। तो जो नेशनल इमरजेंसी है, कोई जरूरी नहीं कि पूरे देश में लगाई जाए, जरूरत पड़ने पर वो किसी राज्य में या राज्य के किसी छोटे हिस्से में भी लगाई जा सकती है। इसके बाद जब इमरजेंसी लगा दी जाती है तो जो मूलभूत अधिकार हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सबसे पहले समाप्त कर दिए जाते हैं। उस समय आप फंडामेंटल राइट्स में 19वां जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला जो है उसको जो है आप लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो पत्रकार होते हैं वो देश की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश की नीतियों के खिलाफ नहीं लिख सकते, आप सभा करके अपने देश के खिलाफ वक्तव्य नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो कि उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि देश के साथ नहीं खड़े होते। इस तरह की गतिविधियां ना हो इसलिए इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। उस समय के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है उस समय समाप्त कर दिया जाता है। कब? इन केस ऑफ वॉर, अगर युद्ध हो रहा है तो। मगर आर्म रिबेलियन के केस में इसको नहीं माना जाता। आर्म रिबेलियन में ये जो है कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 20 और 21 इसको भी सस्पेंड नहीं किया जाता। इसके अलावा बाकी जो भी मूल अधिकार हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाकर उन अधिकारों को कम कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है कुछ समय के लिए। इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन है जो कि दो तरह से लगाया जा सकता है। दो शर्तें हैं इसकी। एक आर्टिकल 55 जो कि ये बताता है कि जो राज्य है वो संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ऐसा राज्यपाल को लगता है कि जो राज्य है वो इस प्रकार से काम कर रहा है जो कि केंद्र की योजनाओं को जैसे ना लागू करना या केंद्र की अवमानना करना, इस तरह के अगर काम कर रहा है तो गवर्नर अपनी एक रिपोर्ट दे सकता है प्रेसिडेंट को और इस रिपोर्ट के आधार पर आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि whenever a state fails to comply with the given effect of any direction from center, केंद्र ने कोई दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों को मानने से वो इनकार कर देता है राज्य, तो ऐसे इस कंडीशन में भी राज्य के ऊपर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मगर इस बार आर्टिकल होगा 365। कैसे करेंगे? अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन, सबसे पहले जो है प्रोक्लेमेशन की घोषणा की जाएगी। इसके बाद दोनों हाउसेज में प्रेजेंट एट वोटिंग, जितने लोग सदन में प्रेजेंट हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटी के साथ, इसका मतलब 50+ के साथ जो है उसको पास कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर। प्रोक्लेमेशन के 30 दिन के अंदर जो है इसको पास करना जरूरी है। अगर एक बार प्रोक्लेमेशन हो गया तो 6 मंथ तक का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसको अब बढ़ाकर 1 साल भी कर दिया गया है, और मैक्सिमम 3 ईयर तक जो है पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन हो सकता है। पहले जो था कि आप राष्ट्रपति शासन के ऊपर कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये शक्ति दी है कि ऐसा ना हो कि कोई मनमाना व्यवहार हो जाए और गवर्नर या कोई भी अपनी शक्तियों का गलत तरह से प्रयोग कर सके। इसलिए अब यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसा लगता है कि ये किसी मैल इंटेंशन से किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन, एक बार जब घोषणा हो जाएगी राष्ट्रपति शासन की तो प्रेसिडेंट जो है राज्य के, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी काम जो हो सकती है उनको वो जो है उसके ऊपर दिशा निर्देश दे सकते हैं। साथ ही से साथ ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है उसके ऊपर अब जो कानून बनाने की शक्ति होगी वो किसके पास हो जाएगी? पार्लियामेंट के पास। तो इस प्रकार से राज्य के ऊपर पूरी तरह से केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। और अगली प्रकार की जो हमारी इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। इसमें प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा उस समय कर सकता है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ जो या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा है या फाइनेंशियल क्रेडिट को कोई खतरा है, जो साख है वो बिगड़ सकती है विश्व मंच पर। तो ऐसे में
किसी भी खतरे को भांपते हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। प्रोक्लेमेशन जो हो जाएगा उसको लोकसभा के द्वारा जो है पास किया जाएगा, मगर 2 महीने तक का बिना किसी अप्रूवल के भी इसको जो है चलाया जा सकता है, और 2 मंथ के अंदर अगर दोनों हाउसेज ने इसको अप्रूवल दे दिया तो इसको अनिश्चित काल के लिए इसको लगाया जा सकता है। अगर एक बार प्रोक्लेमेशन की घोषणा हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की, तो क्या होगा? सबसे पहले अगर जरूरत है तो राज्य के किसी भी वर्ग के जो कि सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सरकार के अधीन आते हैं, उनकी सैलरी और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, उनको रिजर्व किया जा सकता है, आरक्षित रखा जा सकता है। और अगर जरूरत पड़ी तो यूनियन के जो लोग हैं, यूनियन सरकार में काम करते हैं, जो केंद्र सरकार के हैं, जिसमें भी सैलरीज को जो है और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है। और इसमें किसी को भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज के साथ साथ सभी लोगों की सैलरीज और भत्तों को कम करने का प्रावधान है। प्रेसिडेंट इसको किसी भी समय वापस ले सकते हैं और इसके लिए किसी भी सदन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज तक का भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगा है। थैंक यू।